सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद भारत में बांग्लादेश का दाना पानी बंद कर दिया गया है। करारा जवाब देने की तैयारी, लेकिन एक पुजारी से बांग्लादेश डर गया है, एक संत से बांग्लादेश खौफजदा है। आज चिन्मय प्रभु बेशक जेल में है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हीरो बन चुके हैं। कट्टरपंथियों ने जिस तरह से उनके खिलाफ जुल्म किए हैं वो हीरो बन गए। अब हालत यह है कि उनकी पैरवी करने जा रहा था एक वकील, वो तस्वीर देखिए जरा, उस वकील को बेरहमी से पीटा है। इनका नाम है रमन रॉय, आईसीयू में एडमिट है। ये चिन्मय प्रभु के लिए अदालत जा रहे थे पैरवी करने, उन्हें बचाने के लिए रमन रॉय को बुरी तरह से पीटा गया। इतना मारा कट्टरपंथियों ने कि रमन रॉय इस वक्त जिंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी जिंदगी के लिए दुआएं हो रही हैं। अगली तस्वीर देखिए, केवल चिन्मय प्रभु नहीं, 4 और संत इस वक्त बांग्लादेश की जेल में हैं और ये संत बाहर ना निकलने पाए, इसलिए वकीलों को धमकाया जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये वकीलों को धमकाया जा रहा है, वहां वकील ही धमकी दे रहे हैं, कोई इनका केस नहीं लड़ेगा, ये धमकी दी जा रही। और न सिर्फ ये वकील एक दूसरे को धमका रहे हैं कि चिन्मय प्रभु और बाकी संतों का कोई केस न लड़ने पाए। ढाका में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली या ढाका, और कह रहे हैं ढाका। सुन रहे हैं आप, इसके अलावा भारत में भी इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और गुस्सा, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूनुस के खिलाफ हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहा है। मांग उठ रही है कि बांग्लादेश को बैन करो, मांग उठ रही है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दिया जाए, बांग्लादेश का दाना पानी बंद किया जाए और बांग्लादेशी के जो लोग यहां रहते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो गई। हिंदू संत चिन्मय प्रभु के साथ जो खड़ा हो रहा है, यूनुस सरकार उसे निशाना बना रही है। शिष्यों के बाद अब बांग्लादेश में चिन्मय के वकील पर हमला हुआ तो हिंदुस्तान ने भी कड़ा एक्शन ले लिया है। भारत के कई राज्यों ने बांग्लादेश का दाना पानी बंद करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशियों को ना अस्पताल में एंट्री मिलेगी और ना होटल या रेस्टोरेंट में। मतलब यूनुस और कट्टरपंथियों के कारनामे की सजा पूरा बांग्लादेश भुगतेगा। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। बांग्लादेश का सिर्फ दाना पानी नहीं बंद होगा, यूनुस सरकार के सारे एक्शन पर भी लग सकती है लगाम, क्योंकि बांग्लादेश में सेना भेजने की भी तैयारी है। शायद इसी डर से यूनुस ने बड़ी बैठक बुलाई है। चिन्मय प्रभु के सिर्फ एक वकील को नहीं, देखिए जरा, दूसरा वकील भी बिस्तर पर है। यह वकील भी चिन्मय प्रभु को कैसे जेल से बाहर लाया जाए इसके लिए पहुंच रहा था कोर्ट, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसको भी पीटा है। देखिए सर पर पट्टी है और यह भी अभी इलाज करा कर लौटा है। तो आखिर कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं, यह तस्वीर आपके सामने। चिन्मय प्रभु के वकील आईसीयू में, चिन्मय प्रभु जेल में। एक हिंदू संत से पूरी बांग्लादेश की सरकार डर गई है। चिन्मय प्रभु को जेल में बंद रखने की पूरी कोशिश हो रही है कि बाहर ना निकलने पाए। जो चिन्मय प्रभु के साथ खड़ा होता है उस पर ऐसे हमला होता है। पहले चिन्मय प्रभु के 4 शिष्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब चिन्मय प्रभु के वकील रमन रॉय पर भी जानलेवा हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने चिन्मय के वकील और उनके घर को निशाना बनाया। रमन रॉय गंभीर हालत में अस्पताल की आईसीयू में भर्ती हैं।
चिन्मय के वकील जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज भी कोर्ट में चिन्मय का बचाव करने वाले थे क्योंकि चिन्मय की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। रमन अस्पताल में थे, कोई दूसरा वकील आगे नहीं आया। वकीलों को चिन्मय की पैरवी न करने की धमकी दे दी गई। कोर्ट परिसर में कुछ सरकारी वकील धमकी देते हुए भी नजर आए। मतलब बांग्लादेश ने कानूनी मदद के रास्ते रोक दिए और एक हिंदू संत की जमानत को लटका दिया है। चिन्मय की जमानत पर अब सुनवाई 2 जनवरी को होगी। क्यों आज नहीं हो पाई? क्योंकि वकील को पीट कर आईसीयू पहुंचा दिया। 1 महीने तक चिन्मय प्रभु को अब जेल में रहना होगा। हमले के डर से 4 शहरों में इस्कॉन के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस्कॉन के संतों को भगवा कपड़े ना पहनने के लिए कहा गया है क्योंकि बांग्लादेश हर हिंदू आवाज और संतों का दुश्मन बना हुआ है। बांग्लादेश में भारतीय टीवी चैनल बैन करने की भी मांग हो रही है। आइए आपको सुनवाता हूं इस्कॉन दिल्ली का क्या कुछ कहना है, साथ ही अयोध्या के संत क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात है और वहाँ पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदूज़ के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग भी इसी बात के लिए है और बांग्लादेश में शांति और सद्भाव के लिए बहुत सारे यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्य तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी बहुत जरूरी है। वहाँ के हिंदू अब त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट है कि बांग्लादेश में कोई सरकार और कोई मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं है। मोहब्बत यूनुस वो आतंकवादी है जो आतंकवादियों के इशारे पर हिंदुओं का संहार कर दे रहा है और पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य कर रहा है। अब वहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं रही साहब, यह भारत नहीं है जो तमाम। आपको बताऊं, अब गुस्सा भारत में भी निकलकर सामने आ रहा है। जो लोग बांग्लादेश के हैं, भारत में रहते, पहली तस्वीर देखिए। आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के नेतृत्व में राजू दास सड़कों पर निकले साधु संतों के साथ। भारत माता की, 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 भारत माता की। अयोध्या में भी प्रदर्शन हुआ। अयोध्या में साधु संत एक साथ मार्च कर रहे हैं। वहां तो और ज्यादा आक्रोश है क्योंकि अयोध्या धर्म नगरी है। हम सब हिंदू का इतिहास है, हिंदू सबके साथ बांग्लादेश बचाना है, बांग्लादेश बचाना है तो हिंदू। जयपुर में देखिए, जयपुर में बाल मुकुंद खुद सड़कों पर बैठे प्रदर्शन कर रहे थे। जो कुछ बांग्लादेश में साधु संतों के खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ जयपुर की सड़क पर बैठे थे। जयपुर खुद भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी यहां दुनिया भर से यात्री भी आते हैं। उनके जरिए भी एक संदेश कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको सिलीगुड़ी की दिखाऊं। सिलीगुड़ी की सड़कों पर यूनुस की तस्वीरें चिपका दी गई। देख रहे हैं, सड़क पर यूनुस के पोस्टर चिपके जिससे इसके ऊपर से गाड़ियां गुजर सकें, लोग गुजर सकें। गुस्सा दिखाने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं, जो बॉर्डर के इलाके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां से भी यह खबर है जो बांग्लादेशी है उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। यह तस्वीर मैं आपको एक दिखा रहा हूं। ये अगरतला की तस्वीर है। अगरतला में जो दूतावास है बांग्लादेश का, उस पर लोग घुस गए। लोगों ने वहां प्रदर्शन किया है और वहां नारेबाजी कर रहे हैं दूतावास में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भारत में जो दूतावास है वहां प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ अस्पताल ऐसे हैं कुछ जिन अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। भारत के अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने इलाज बंद कर दिया है जो बांग्लादेश से आ रहे हैं इलाज कराने, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग आते हैं बांग्लादेश से जिनके मकसद होते हैं कि वो अपना इलाज करा लें। भारत के ये अस्पताल भी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देखिए जरा, नो एंट्री बांग्लादेशियों के लिए और बांग्लादेश के लिए नो एंट्री है, चाहे भारत के होटल हो या फिर अस्पताल हो। भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश से व्यापार संबंध तोड़ने की मांग हो रही है।
कई राज्यों में बांग्लादेशियों का बहिष्कार होने लगा है, उनका दाना पानी बंद करने की शुरुआत भी हो गई है। बांग्लादेश से सटे त्रिपुरा के होटल मालिकों ने ऐलान कर दिया है, बांग्लादेशियों को खाना और कमरा ना देने का ऐलान है। मतलब बांग्लादेश के लोगों को होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है हिंसा के बाद यह फैसला लिया गया है। बंगाल त्रिपुरा के अस्पताल ने इलाज से भी मना कर दिया है। कुछ अस्पतालों में बांग्लादेशियों के लिए नो एंट्री हो गई है, जो कुछ तिरंगे को सलाम करने पर इलाज हो रहा है। यानी अस्पतालों का कहना है बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है और भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन वहां हिंदुओं और तिरंगे का अपमान हो रहा है। दरअसल भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं। इलाज और घूमने बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत आते हैं। जो बांग्लादेशी कभी भारत के अच्छे दोस्त और भरोसेमंद थे, यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों की वजह से वो इस वक्त निशाने पर आ गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अस्पताल के मैनेजर को वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों के इलाज को बैन कर दिया है। हम लोगों को लगा कि हम इतना सेवा देते हैं, पिछले 50 सालों से बांग्लादेश को भारत ने संभाला, उन लोगों को फ्रीडम दिया। 16 दिसंबर को उनका फ्रीडम डे आ रहा है, तो उसके बावजूद ये लोग इतना नीच सोच सकते हैं। उन्होंने इंडिया को इतना, पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आप को हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। कि आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा। हम लोगों का JN राय हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसमें अटल रहेंगे और हम लोग का डॉक्टर लोग और JN राय हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने यह सिद्धांत लिया है, जब तक ये सिचुएशन सही नहीं होगा हम लोग बांग्लादेशियों को कोई भी सेवा या ट्रीटमेंट नहीं देंगे। बांग्लादेश के लोगों को अभी सर्व नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ना हमारा अपमान किया है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक भी किया है। इसी भावना के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम उस देश के लोगों को कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं और उनको सर्व नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रकरण बहुत ही दुखनीय है। आज हम लोग बहुत ही आशा लगाए बैठे थे कि आज उनको शायद जमानत भी मिल सकती है, और हम लोग ये भी देखना चाहते थे कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि लास्ट 10 दिन से वो जेल में थे, तो उनको खाना मिला कि नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन जहां तक पता चला मुझे कि उनको कोर्ट में भी नहीं लेके आए, क्योंकि उनके जो वकील थे वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। हम ये भी देख रहे हैं कि उनके वकीलों पर अटैक हो रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि उनके जो भी उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है वो भयभीत रहेगा कि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। अब सवाल यह कि इसका समाधान क्या है। एक मांग हो रही है कि बांग्लादेश में सेना भेजी जाए, बांग्लादेश में सेना जाए, जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उन्हें बचाए जाकर वहां का माहौल ठीक करे, वहां कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए। तो क्या सेना भेजी जा सकती है? अलग अलग जगह से मांग हो रही है। आपको बताऊं बांग्लादेश में क्या वाकई सेना भेजी जा सकती है? ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग की है कि बांग्लादेश में शांति सेना तैनात करने को कहा गया है। हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी संयुक्त राष्ट्र से बात करें, यानी यूनाइटेड नेशन से बात करें, और बांग्लादेश में तुरंत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजी जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है। सबने ब्लू हेलमेट्स, ब्लू कैप लगाई हुई है। इस सेना में कई देशों की फौज, पुलिस और नागरिक होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की सेना होती है। संयुक्त राष्ट्र की सेना शांति स्थापित करने के लिए 79 साल से काम कर रही इस सेना में 81,000 जवान हैं। भारत के भी 6,000 सेना और पुलिस के जवान इसमें शामिल हैं। इस शांति सेना को खास ट्रेनिंग और खास निर्देश दिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास होने के बाद सेना भेजी जाती है। यूएन पीस फोर्स का मुख्य काम होता है आम लोगों की रक्षा करना, महिलाओं और बच्चों को हिंसा और हमलों से बचाना होता है। यह सेना शांति समझौते की निगरानी करती है और उसे लागू भी कराती है। शांति सेना किसी संघर्ष या हमले में शामिल नहीं होती है, यानी ये जाकर वहां लड़ाई और जंग नहीं करेगी, ये वहां शांति स्थापित करेगी, बल्कि इनकी कोशिश ही शांति कायम करने की होती है। ये उस देश की सरकार, समाज के साथ मिलकर काम करती है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके साथ काम करते हैं। यूएन शांति सेना उतरने का मतलब है दूसरे देशों का दखल, और यह भी होता है कि मुल्क अपने हालात संभाल नहीं सकता है, इसलिए सेना भेजी जा रही है। लेबनान, कंबोडिया, नामीबिया जैसे देशों में यह हो चुका है।
शांति सेना के इन मिशन में भारत का भी अहम रोल था। अब ऐसी ही सेना बांग्लादेश में तैनात हो सकती है, इसी की मांग कर रही है ममता बनर्जी। और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए। अगर बांग्लादेश में ये सब चलता रहा तो हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए राजी हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। मैं संयुक्त राष्ट्र को बांग्लादेश में एक शांति स्थापना कमेटी भेजने का भी सुझाव देती हूँ। हम किसी भी जाति धर्म पर अत्याचार की निंदा करते हैं। हम मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश से बात करें या विदेशी मंत्री बांग्लादेश से बात करें। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। तो आप सियासतदानों को भी सुन रहे हैं। इस बीच हसीना ने एक बड़ा दावा किया है। शेख हसीना भारत में, भारत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश में संबोधित कर रही थी शेख हसीना, और उन्होंने इस हिंसा के लिए मास्टरमाइंड बताया इस शख्स को। शेख हसीना का कहना है हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका अगर कोई मास्टरमाइंड है वो है मोहम्मद यूनुस। पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है मुझ पर सामूहिक हत्याओं का आरोप लगाया गया, लेकिन असल में सामूहिक हत्याओं के मास्टरमाइंड यूनुस है। कुछ छात्र नेताओं के साथ मिलकर यूनुस ने साजिश रची। बांग्लादेश में यूनुस के आते ही अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। आज टीचर्स, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए। इस्कॉन और उसके संतों पर कई अटैक हुए। अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? शेख हसीना न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में बोल रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर ट्रंप सवाल उठा चुके हैं। अमेरिका में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। 1 महीने बाद ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे तो संभव है वो बांग्लादेश पर कड़ा कदम उठाएंगे, और इसके लिए जमीन शेख हसीना ने तैयार कर दी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बाइडेन के करीबी माने जाते हैं, जबकि ट्रंप का झुकाव शेख हसीना की ओर माना जाता है। ऐसे में हसीना के आरोप यूनुस की टेंशन और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको बताऊं, भारत की संसद में भी इस पर हंगामा हुआ कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। सियासतदानों ने भी आज बांग्लादेश का मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार और मारपीट हो रही है। भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। बांग्लादेश में हिंदुओं मंदिरों पर 200 से ज्यादा हमले किए गए, लेकिन सरकार ने संसद में इस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी सरकार तुरंत संयुक्त राष्ट्र पीस फोर्स भेजने की मांग करे। सुकांत माजूमदार कह रहे हैं बांग्लादेश की चर्चा दुनिया में हो रही है। हिंदू संतों के बाद अब वकील पर हमले हो रहे हैं। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पूरी दुनिया को कहना होगा कि बांग्लादेश ऐसा नहीं कर सकता है। ममता सरकार ने बंगाल को भी बांग्लादेश जैसा बना दिया है। मायावती कह रही है बांग्लादेश में नई सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रही है। भारत के लोगों में इसे लेकर बहुत आक्रोश है। सरकार इस पर संसद में बयान दे और कड़ा कदम उठाए। शहनवाज हुसैन ने कहा जो भारत में अल्पसंख्यकों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के लिए आवाज उठाते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही ज्यादती पर वो खामोश हैं। स्वामी दीपांकर कह रहे हैं पड़ोसी देश को नहीं लगता कि एक होना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं एक हिंदू होने की भिक्षा मांगने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए संसद में आज क्या हुआ, सांसद क्या कह रहे हैं। जिस तरीके की घटना हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रही है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बांग्लादेश सरकार को पूरे विश्व को एक होकर बोलना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको जो इंटरनेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा। कदम भारत सरकार को लेना है, भारत सरकार ले रही है। खासकर बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी जान माल और उनके मंदिर, उनके पूजा स्थल सब खतरे में है, और इसको लेकर सबको, पूरे हिंदुस्तान को जोरदार आवाज उठानी चाहिए। देश को क्यों चुनौती मिल रही, वहाँ रहने वाले लोगों को चुनौती मिल रही। भारत सरकार अपना प्रेशर, अपना दबाव, अपना आग्रह निरंतर बनाए रखे कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है कूटनीतिक स्तर पर उन कार्यों में और तेजी लाए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर क्या हो रहा है।
महाराष्ट्र में हलचल बढ़ गई है। क्या शिंदे और पवार की अलग लड़ाई चल रही है? नंबर 1 की लड़ाई हो चुकी है, अब नंबर 2 की लड़ाई है। सबसे पहले देखिए जरा, जहां शपथ होनी है आजाद मैदान, जोर शोर से तैयारी चल रही है। आजाद मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ इसी मैदान में होनी है। मुंबई का आजाद मैदान आप देख रहे हैं, क्रेन पहुंच चुकी है, मंच बनने लगा है और बाकायदा पानी का छिड़काव हो रहा है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां बड़े बड़े सितारे पहुंचने वाले हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह 5 तारीख को होने वाला है। लेकिन एकनाथ शिंदे कहां हैं? शिंदे साहब ठाणे में थे, अचानक आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचे एकनाथ शिंदे। बताया जा रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे जिस वक्त अस्पताल पहुंचे। उसके बाद एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई लौटे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त आए अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा सब बढ़िया है। तब्येत कशी आहे सर? तब्येत बरी आहे का? बरी आहे का? हे मागे जा, मागे जा, मागे जा। ये जब अस्पताल से निकले और पत्रकारों ने पूछा कि क्या हो गया था, सुनिए। तब्येत कशी आहे सर? तब्येत बरी आहे का? बरी आहे का? हे मागे जा। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बैठक ली है, समीक्षा बैठक ली है और बताया गया इस समीक्षा बैठक में खुद देवेंद्र फडणवीस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। लेकिन आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? क्या शिंदे मान गए हैं? क्या वाकई शिंदे नाराज और रूठे हुए हैं या सब कुछ सामान्य है? एक ये तस्वीर है, एकनाथ शिंदे से अचानक मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। रात की तस्वीर आप देख रहे हैं, वर्षा बंगले का ये रास्ता है और आगे जाकर लेफ्ट लेकर वर्षा बंगला। यहां पहुंचे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए। देवेंद्र फडणवीस लेकिन मुख्यमंत्री का पता कल चलेगा। मुख्यमंत्री का पता चलेगा। विजय रूपाणी पहुंच चुके हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, मुंबई लैंड हो गए हैं और विधायक दल की बैठक के बाद नाम का ऐलान होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन रूठने मनाने का सिलसिला और नाराजगी का सिलसिला क्या खत्म हो गया है? महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। सीएम का ताज किसके सर सजेगा ये लगभग तय है। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नाम आ जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा, उसमें कौन नंबर 2 होगा, अब इस पर सस्पेंस है क्योंकि एनसीपी ने सरकार में शिंदे के बराबर हिस्सेदारी की मांग कर दी है। स्ट्राइक रेट अगर देखें तो हमारे गठबंधन में बीजेपी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अजित दादा का हमारा गुट और तीसरे नंबर पे शिंदे गुट है। तो हमारा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिले यही हमारी मांग है। तो सवाल ये कि अजित पवार सरकार में नंबर 2 की कुर्सी चाहते हैं और अगर अजीत की नजर नंबर 2 की कुर्सी पर है तो क्या शिंदे इसके लिए तैयार होंगे? इस बीच ठाणे में डेरा जमाए शिंदे दोपहर बाद मुंबई लौट आए, अपनी सेहत भी ठीक बता रहे हैं। तब्येत कशी आहे सर? तब्येत बरी आहे का? बरी आहे का? तो सवाल यह है कि शिंदे के पास वक्त काफी कम है क्योंकि शिंदे ने अब तक यह नहीं बताया है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। ऐसे में बीजेपी ने शिंदे तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है, जो अल्टीमेटम से कम नहीं। बीजेपी का हाईकमांड ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस वक्त आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमने दे दिया था, लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं, वो काफी नाराज भी है। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कौन मान गया है, कौन रूठा है, कौन मान सकता है सुबह तक, 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की बात। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान होगा इस बात का। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल है। विजय रूपाणी, निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक हैं और लेकिन सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे? अब एकनाथ शिंदे की बात। शिंदे ने अब तक पत्ते नहीं खोले और खबर है कि एकनाथ शिंदे ने शर्त रख दी है, वो डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ऐसा कोई वादा नहीं कर रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास अभी गृह मंत्रालय है। शिंदे का तर्क यह है कि वो डिप्टी सीएम थे तब गृह मंत्रालय उन्हें मिला था, यानी फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे तो गृह मंत्रालय फडणवीस को मिला। अब चूंकि डिप्टी सीएम
खुद एकनाथ शिंदे होंगे तो गृह मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिले। दरअसल उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तब भी शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार में भी उन्हें गृह विभाग नहीं मिला। अब एकनाथ शिंदे फिर से गृह मंत्रालय पर जोर लगा रहे हैं। फडणवीस गृह मंत्रालय छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। आगे क्या होगा शिवसेना की बैठक में तय होगा। एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। संकेत है कि शिंदे सरकार में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि डिप्टी सीएम पर भी मान गए। अजित पवार पर पेच फंसा हुआ है। अजित पवार पेच फंसा रहे हैं, ये समझ लीजिए। उन्होंने सरकार में बड़े मंत्रालय की मांग रखी है। खबर है कि शिवसेना के बराबर मंत्रालय चाहते हैं अजित पवार। अजित पवार कह रहे हैं कि गठबंधन में बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, एनसीपी नंबर 2 है, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट शिवसेना से ज्यादा है। ऐसे में उनकी पार्टी को शिंदे की शिवसेना के बराबर मंत्री मिलने चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजित पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। स्ट्राइक रेट अगर देखें तो हमारे गठबंधन में बीजेपी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अजित दादा का हमारा गुट और तीसरे नंबर पे शिंदे गुट है। तो हमारा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिले यही हमारी मांग है। और एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है, और बीजेपी के हाई कमांड ने उनको ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इस वक्त आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमने दे दिया था। तो इसीलिए अभी उनके सामने एक अल्टरनेटिव है कि वो महायुति का अध्यक्ष पद वो स्वीकार सकते हैं, और मतलब महाराष्ट्र में वो रह सकते हैं, या केंद्र में मंत्री बनना है तो मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन शायद उसके लिए वो तैयार नहीं, वो काफ़ी नर्वस भी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में नर्वस होना ठीक नहीं है। तो सीएम लगभग साफ है, बीजेपी का होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे। नंबर 2 नंबर 3 की लड़ाई अलग चल रही है, लेकिन इस बीच शपथ जहां होनी है वहां की तैयारी आप देख रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भवन खुले पहुंचे शपथ समारोह स्थल पर, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बड़े बड़े लोग पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। आजाद मैदान में बताया जा रहा है लगभग 60 से 70 हजार लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जो शपथ का हिस्सा भी होंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा। इसके अलावा धर्मगुरुओं को भी न्योता दिया गया है। बड़े बड़े धर्मगुरु भी इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। तो आइए अब आपको बताऊं कौन कौन से सितारे जो फडणवीस अगर शपथ लेते हैं तो इनकी शपथ में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ होगी और मुंबई के आजाद मैदान में जबरदस्त तैयारी चल रही है। 70 से ज्यादा वीवीआईपी शपथ समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री से लेकर साधु संतों तक को बुलाया गया है। खबर है कि 22 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ के गवाह बनेंगे। अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि भी शपथ में शामिल होंगे। करीब 70,000 लोगों के शपथ में आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने फिलहाल 30,000 कुर्सियों के इंतजाम किए हैं। शपथ समारोह में चीफ गेस्ट वीवीआईपीज में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी शपथ समारोह में पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री भी शपथ में होंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। मोहन यादव पहुंचेंगे, नीतीश कुमार पहुंचेंगे और पुष्कर सिंह धामी, भजनलाल शर्मा भी शपथ समारोह में पहुंचेंगे। मोहन चरण मांझी भी इस शपथ समारोह का हिस्सा होंगे और विष्णुदेव साय। साथ ही साधु संतों को भी बुलावा भेजा गया है, जिसमें बाबा रामदेव का नाम सबसे आगे है। बाबा बागेश्वर भी मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह में होंगे। महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज भी होंगे और जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज भी होंगे। गोविंद देव गिरी जी महाराज इस शपथ समारोह में होंगे। जैन संत लोकेश मुनि जी भी शपथ का हिस्सा होंगे। ये सारे लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। अब सुनिए जरा। दरअसल खींचतान पिछले कई दिनों से हो रही है, क्योंकि नतीजे आ गए। नतीजों के बाद 28 को झारखंड का मुख्यमंत्री भी तय हो गया। महाराष्ट्र में 5 को शपथ है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारे आजाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है, तो ये कौन कर रहा है? और एकनाथ शिंदे जो है, वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। वो संजय राउत जी क्या कहते हैं, इसको महत्व मत दो। उनको पता तक नहीं है 2004 में 15 दिन हुए थे शपथ विधि को। क्यों हुए? 2009 में 14 दिन हुए। क्यों हुए?
यानी बेतुकी बातों को लेकर महाराष्ट्र में भी समय खराब करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो 5 तारीख तय हो गई है, टाइम भी तय हुआ है, इन्हें को आए हैं क्योंकि कल कई लोग ने प्रयास किया कि हम में कुछ मतभेद है, कुछ है, अभी उसको जवाब हम लोग इकट्ठा आके उनको मिलाए। सुंदर, बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई है, नड्डा जी आएंगे, सभी स्टेट के जो सीएम है। कितने लोग लगभग यहाँ पर आएंगे? यहाँ 30 से 35 हजार लोगों की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। नहीं, ये बीजेपी का नहीं है, महायुति करके ही यहाँ पर प्रोग्राम है। उसी सिलसिले में कल रात को हमको मैसेज आया और आज जो भी जायजा लेना है वो जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे होगी सरकार, कौन सा मंत्रालय किसके पास होने वाला है। सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम का शपथ होगा। वो 2 डिप्टी सीएम संभव है, एक एकनाथ शिंदे और दूसरे अजित पवार हो। खबर है कि 6 से 7 विधायक और 1 मंत्री बनाया जाएगा, यानी 6 से 7 जिसके पास विधायक उसका 1 मंत्री। इस हिसाब से बीजेपी के 22 से 24 मंत्री बनाए जाएंगे, शिवसेना के 10 से 12 और एनसीपी के 8 से 10 मंत्री होंगे। अब देखिए, सबसे पहले बीजेपी के पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे। गृह मंत्रालय, ऊर्जा, कानून मंत्रालय, राजस्व विभाग और उच्च शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये बीजेपी के पास हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के पास होंगे उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य मंत्रालय हो सकता है। अजित पवार के पास जा सकता है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, योजना और सहयोग मंत्रालय। अब बारी यह है कि कुछ नाम जो सुर्खियों में है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, वो कौन नाम है। महाराष्ट्र के वो नेता, वो विधायक जो इस सरकार में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री, उसके अलावा चंद्रशेखर बावनकुले मंत्री बन सकते हैं, आशीष शेलार, राहुल नार्वेकर, गिरीश महाजन मंत्री बन सकते हैं, रविंद्र चौहान, गणेश नाइक, पंकजा मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा मंत्री बन सकते हैं। शिंदे की तरफ से एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम, उदय सामंत, नितेश राणे, दादा भुसे, शंभुराज देसाई, गुलाब राव पाटिल और अर्जुन खोतकर मंत्री बन सकते हैं। अजित पवार खेमे से अजित पवार डिप्टी सीएम, छगन भुजबल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, संजय बंसोडे, संग्राम जगताप मंत्री बन सकते हैं। ये सारे लोग मंत्री बन सकते हैं, यानी महाराष्ट्र कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी, ऐसी संभावना है। बारात तैयार है, नाराज फूफा जी भी तैयार हैं, पर दूल्हा कौन है किसी को नहीं पता। ये पूरा माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र में। और नाराज फूफा जी आप जानते हैं कौन है, जो 17 में बैठे थे, अब थाने में हैं, बुखार 105 डिग्री बुखार आया हुआ है। आप बारात तो समझ चुके हैं कि उनको अनाउंसमेंट कर दिया है कि 5 तारीख को होना है। गवर्नर को तो पता ही नहीं है। की बात है, महाराष्ट्र के लिए दुख की बात है। उसके बारे में कोई भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। हम कल की शपथ विधि की तैयारी करने के लिए यहाँ आए, देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है, लोगों को बैठने की कुछ तकलीफें तो नहीं है, ये सब देखने के लिए यहाँ आए। लेकिन कितने नेता शपथ लेंगे, कोई जानकारी अगर आप दे पाए? नहीं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। कल दोपहर के बाद जब पार्टी मीटिंग होगी भाजपा की, उसके बाद डिसाइड होगा कितने लोग शपथ लेंगे। ऑल इज नॉट वेल विद इन भाजपा, क्लियरली दिख रहा है। अब जाकर निर्मला सीतारमन जी को भी ऑब्जर्वर बनाकर उन्होंने भेजा है इतने दिनों बाद, तो ये उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को साफ दर्शाता है। भाजपा अंदर से आज खोखली हो चुकी है, टूट चुकी है, अंदर ही बहुत मतभेद चल रहा है। पहली बार ऐसी जीत महाराष्ट्र में पहली बार दी गई है महाराष्ट्र की जनता ने। तो शपथ की तैयारी हो गई है, नाम सामने आ रहे हैं, कौन सीएम डिप्टी सीएम होगा ये साफ हो गया है। लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र नतीजों के बाद चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खुद अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे, चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस, चुनाव आयोग से मिली है, ईवीएम से मतदान पर सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं कि महाराष्ट्र में आज बैलेट पेपर से वोटिंग होने जा रही थी। जी हां, ईवीएम से नहीं, तैयारी थी बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ईवीएम के विरोध में एक गांव ने ठाना था कि हम चेक करना चाहते हैं ईवीएम सही है गलत। उनके बूथ पर उनके गांव में जितने वोट पड़े उसे चेक करने के लिए अगली तस्वीर दिखाऊं। आज तैयारी थी बाकायदा सोलापुर में डमी वोटिंग की। गांव वालों ने टेबल बिछा दी,
बाकायदा सबके नाम आ गए, बैलेट बॉक्स रख लिए गए। तैयारी ये थी, ये देखिए गांव की महिलाएं भी बैठी हैं कि आज हम बैलेट बॉक्स से वोटिंग कर कर देखेंगे। खुद अपने आप से तैयारी की थी, ईवीएम सही है गलत, बैलेट से वोटिंग कर काउंटिंग करेंगे, उसके बाद ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उससे मिलान करेंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं, लेकिन मौके पर पहुंच गई पुलिस और पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया वोटिंग से पहले पहले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा इलाका खाली हो गया, पुलिस ने बहुत से लोगों को हिरासत में लिया। आइए आपको बताऊं गांव का क्या कहना है और गांव वाले किस तैयारी में थे। दरअसल ये आप देख रहे हैं बैलेट बॉक्स, महाराष्ट्र में सियासत गर्म है और एक तरफ सरकार शपथ की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ रिजल्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में ईवीएम पर सवाल उठाए गए, बैलेट पेपर से वोटिंग की तैयारी कर ईवीएम का मजाक बनाया गया। पुलिस ने बैलेट से डमी वोटिंग करने वालों को हिरासत में लिया है। यह पूरा मामला सोलापुर का है और सोलापुर के मारकरवाड़ी की यह घटना है दरअसल, जहां के बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे। मारकरवाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा में पड़ता है और बीजेपी उम्मीदवार राम सतपुते को यहां 1003 वोट मिले थे, जबकि शरद पवार के उम्मीदवार को 843 वोट मिले थे। गांव के लोगों का कहना था कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ हुआ है। वहां के लोगों के मुताबिक गांव में 2000 वोट हैं, 1900 वोट पड़े हैं, लेकिन उनका दावा यह है कि यहां तो ज्यादातर शरद पवार के उम्मीदवार के वोटर हैं, लेकिन नतीजा बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में आया है। इसी के बाद बैलेट से डमी वोटिंग का फैसला किया गया ताकि यह बताया जा सके कि यहां पवार की पार्टी को वोट मिला है, लेकिन प्रशासन ने बैलेट से डमी वोटिंग पर रोक लगा दी है। 5 दिसंबर तक गांव में बीएनएस की धारा 163 लगा दी है, बावजूद इसके वोटिंग की तैयारी थी, प्रशासन ने कार्रवाई की है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। सोलापुर जिले में मारकंडवाड़ी में आज लोगों ने खुद वहाँ पे बैलेट से चुनाव लेने की प्रक्रिया की थी, तो सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके बूथ भी कैप्चर कर लिए और इसलिए ये सरकार जो है, जो आई हुई है, वो जनता की नहीं है, ये दिल्ली में बैठे हुए बीजेपी के आकाओं की वजह से बनी हुई है और इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। और जनता आज किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई हो, ये सब इशू पे परेशान है और सरकार उसको जवाब देने को तैयार नहीं है। और हम आज चुनाव आयोग के पास आए थे, देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात देश में पिछले कई दिनों से सर्वे पर बवाल हो रहा है। अलग अलग सर्वे की मांग हो रही है, सर्वे की मांग स्वीकार हो रही है तो उस पर हंगामा हो रहा है। अब जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की सर्वे की मांग हो रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर विवाद हो गया है। दरअसल आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में संभल की जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह और बदायूं की जामा मस्जिद, अब इस पर बवाल हुआ। इन सर्वे पर आज हंगामा हुआ खुद संसद में। अगली तस्वीर देखिए जरा, संसद में सांसदों ने इस पर सवाल उठाए जो कुछ संभल में हुआ, चाहे वो सर्वे की मांग हो या फिर हिंसा हो। 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ अलीगढ़ में जो कुछ संभल में हुआ, एएमयू के छात्रों ने अलीगढ़ में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्र खुद बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। ये तो संभल पर बवाल हो रहा था, लेकिन अब बात जामा मस्जिद के सर्वे की हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, शाहजहां ने बनवाई थी ये जामा मस्जिद। लगभग इसमें 25,000 लोग आ सकते हैं एक बार में। इस जामा मस्जिद की सर्वे की मांग हो रही है कि इसका भी सर्वे किया जाए। अगली तस्वीर देखिए, सर्वे की मांग कर रहे हैं हिंदू सेना, वही हिंदू सेना जिसने अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा किया था। उनका कहना है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे किया जाए। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं
उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? संभल जामा मस्जिद से शुरू हुआ विवाद, बदायूं जामा मस्जिद अजमेर शरीफ होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग उठ रही है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। विपक्ष इसको लेकर सरकार से सवाल कर रहा है, क्या देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है? जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? सवाल यही है, संभल बदायूं के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद पर बवाल। सवाल है, संभल से उठी मांग आखिर कहां रुकेगी? क्या माहौल खराब करने की ही साजिश है? अब देखिए जरा, जो सर्वे की मांग कर रहा है वो क्या कह रहा है और हकीकत क्या है। दिल्ली जामा मस्जिद के सर्वे की मांग उठी है। ये जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदू सेना ने पुरातत्व विभाग एएसआई को पत्र लिखा। एएसआई के डायरेक्टर जनरल से सर्वे कराने की मांग की। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह पत्र लिखा है। औरंगजेब ने जोधपुर, उदयपुर में कृष्ण मंदिरों को तोड़वाया। मंदिरों के अवशेष दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मौजूद है। पत्र में मसीर-ई-आलमगीर किताब का जिक्र है। साकी मुश्ताक खान ने औरंगजेब पर यह किताब लिखी थी। किताब के हवाले से पत्र में लिखा गया है कि 24-25 मई 1689 के दिन जोधपुर में मंदिरों को तोड़ा गया। खान जहां बहादुर मंदिरों को तबाह करके दिल्ली लौटा। मंदिर को तोड़े जाने के बाद बादशाह औरंगजेब खुश हुए। मंदिरों के अवशेष को बैलगाड़ियों से दिल्ली लाया गया। मूर्तियों और मलबे को जामा मस्जिद के नीचे दबा दिया गया। हिंदू सेना अब किताब के हवाले से सर्वे की मांग कर रही है। सर्वे के बाद अंदर से मूर्तियों को निकाला जाए, उन मूर्तियों को फिर से मंदिरों में स्थापित किया जाए। सर्वे से औरंगजेब की क्रूरता लोगों के सामने आएगी। मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया जान पाएगी। अब जामा मस्जिद के बारे में आपको बताऊं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था और औरंगजेब शाहजहां का ही बेटा था। 1656 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। इसके निर्माण में उस वक्त करीब 10 लाख रुपए खर्च आया था। उद्घाटन उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था और 25 जुलाई 1657 के दिन यहां पहली बार ईद की नमाज अदा की गई। दावा है मस्जिद के निर्माण में 6 साल का वक्त लगा। 5000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर इसे बनाया। परिसर में एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। जामा मस्जिद 65 मीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाई गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विष्णु गुप्ता क्या कह रहे हैं, जो कि हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, और मौलाना साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ हैं और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकलें, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बार बार जो है कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर इस तरह की याचिकाएं डाल रहे हैं। पहले ज्ञानवापी, फिर मथुरा, उसके बाद में संभल की शाही जामा मस्जिद, फिर बदायूं की मस्जिद, और उसके बाद में एक नया विवाद जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का सामने आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पहले ही दावे को खारिज कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, ऐसा हमें कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है, फिर भी ये विवाद को बढ़ाना चाहते हैं और देश में कहीं ना कहीं नफरत को फैलाना चाहते हैं। अब इस जामा मस्जिद के बाद बदायूं में भी एक जामा मस्जिद है जिसको लेकर बवाल हुआ। आज मामला कोर्ट में था। यह है बदायूं की जामा मस्जिद।
इस जामा मस्जिद में भी मंदिर की मांग की गई, दावा किया गया और सर्वे की मांग की गई। अगली तस्वीर दिखाऊं। आज ये मामला जिला एवं सत्र न्यायालय बदायूं में इस मामले में सुनवाई हुई। देखिए जरा बदायूं जामा मस्जिद पर अदालत में हुआ क्या। दरअसल दोनों पक्षों को दलील रखनी थी। मुस्लिम पक्ष ने पहले दलील रखी है। मुस्लिम पक्ष ने बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा यह मामला सुनने लायक ही नहीं है, हिंदू महासभा को केस करने का अधिकार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जाहिर है वहां पर मंदिर का अस्तित्व नहीं है। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव को वादी बनाया है, जबकि वादी प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है। बदायूं जामा मस्जिद 840 साल पुरानी है, सैकड़ों सालों से यहां नमाज अदा की जा रही है। हिंदू पक्ष को आज बहस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है मंदिर का अस्तित्व नहीं है तो सर्वे से आखिर डर क्यों? नीलकंठ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष के पास मंदिर के पूरे सबूत हैं। हमने कोर्ट में सरकारी गेजेटियर पेश किया है और जिसमें दर्ज है जामा मस्जिद से पहले यहां मंदिर था। 1175 में राजा अजयपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मुस्लिम शासक शमसुद्दीन अल्तमश ने मंदिर की जगह मस्जिद बनवा दी। 1225 में मस्जिद बनकर तैयार हो गई। आइए सुनिए दोनों पक्षों के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। ये मस्जिद 850 साल पुरानी मस्जिद है और ये जो है बंदोबस्त में भी 1272 में जामा मस्जिद दर्ज है, जबकि मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत है। सरकारी गजट में भी कोई प्रावधान था, कहीं कुछ लिखा हुआ? नहीं, गजट सरकारी गजट एक अखबार वो छपा था यहाँ का, उसमें कहीं पर तोड़ के ले आए और गजट में जो सिर्फ इतना लिखा है जामा मस्जिद जो बनी है पत्थरों की बनी हुई है, टूटे हुए पत्थरों की। तो पत्थर कहाँ के अवशेष, जब एक चीज का मकान टूटे, ईंटें आपके कहीं कोई ले जाए कहीं कोई ले जाए, ये होता है। तो सर्वे से आखिर क्यों पीछे हट रहे हैं, क्या क्यों डर रहे हैं? नहीं, सर्वे की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं। जब फैक्ट्री बार करता है, मुकदमा चल रही नहीं, तो सर्वे से क्या मतलब है? सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है अगर वो मंदिर नहीं है तो? अगर वो आप उनके हिसाब से तथाकथित मस्जिद है और वो मंदिर नहीं है तो सर्वे कराने में कहाँ परेशानी होनी चाहिए? फिर तो उन्हें कहना चाहिए आइए सर्वे करिए और देखिए, जो सच का सच है वो सामने आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि सर्वे पर सवाल मत पूछिए। नहीं, सर्वे पे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तभी तो आप मना कर रहे हो सर्वे कराने को, वरना सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है? सर्वे कराने के लिए दोनों पक्षों को स्वेच्छा से कहना चाहिए सर्वे करा लीजिए, जो सही स्थिति वो सामने आ जाएगी। उसमें एक 1986 का गजेटियर है, एक बदायूं का गजेटियर है 1907 का, और एक गजेटियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी को मानते हुए उन्होंने ये कहा पहले ये मंदिर था और मंदिर के ही अवशेष मौजूद है। अब आपको बताऊं, बदायूं जामा मस्जिद के बाद बात संभल जामा मस्जिद की। संभल जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है, अच्छा खासा पुलिस बल वहां तैनात है हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि हालात अभी सामान्य हुए हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आज संसद में इसको लेकर हंगामा हुआ। आज समाजवादी पार्टी ने भी इस पर प्रहार किया और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए। देखिए जरा, अखिलेश ने कहा संभल में भाईचारे को गोली मार दी गई, सोची समझी साजिश के तहत घटना कराई गई। बीजेपी को खुदाई, जो खुदाई की बात कर रहे हैं, ये खुदाई हमारे देश का सौहार्द खो देगी। और एक बार सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे क्यों? पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों पर गोली चलाई है। यूपी में चुनाव था इसलिए ऐसा किया गया है। अधिकारी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? गिरिराज सिंह ने कहा अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने कोर्ट पर प्रश्न उठाए, उनका डीएनए हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलवाई थी। वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपराधियों को बचाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। साजिश में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश है। विपक्ष संभल में गलत बातें फैला रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, संसद में भी सर्वे पर संग्राम हुआ, सुनिए जरा। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में, संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पर चर्चा
आज बोलने का, माननीय अष्टदेव जी को बोलने का मौका दिया और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लोगों को गोली लगी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, होना चाहिए था। सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है? कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है। हम चाहते हैं कि वहाँ सौहार्द हो, वहाँ पर कोई तनाव न हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है, वो जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहती है। अब आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर, अगर आप किसी डेस्टिनेशन और गंतव्य तक जाने के लिए, किसी जगह तक जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो खबर आपके लिए, फिर गूगल मैप ने धोखा दे दिया है। गूगल मैप मोबाइल पर आप कहीं जाने के लिए लोकेशन डालते हैं और वो आपको रास्ता बताता है और आप उस रास्ते पर ही चलते हैं। ऐसा ही इससे पहले हुआ था, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पुल आधा था, गूगल मैप से रास्ता देखने वाला शख्स गाड़ी चलाते हुए सीधे नीचे गिरा और 3 लोगों की मौत हो गई। 3 दोस्त सीधे नीचे गिरे और मौत हो गई। अब फिर दिया है धोखा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, बरेली की तस्वीर है। गूगल मैप से रास्ता देख रहे थे और गाड़ी जाकर खाई में गिर गई है। देखिए, खाई में 3 लोग इस गाड़ी में भी सवार थे। गूगल मैप देखकर रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, धुंध बहुत ज्यादा थी और गाड़ी खाई में गिरी और उसके बाद क्रेन बुलानी पड़ी। क्रेन की मदद से ये लोगों को बाहर निकाला गया। आइए अब आपको बताऊं ये हादसा आखिर हुआ कैसे। दरअसल कुछ दिन पहले गूगल मैप की गलती से मौत हुई थी। गलत रास्ता दिखाने पर गाड़ी टूटे हुए पुल से नीचे गिर गई। इस मामले में बरेली पुलिस, गूगल ऑफिस को नोटिस भेजा था बरेली पुलिस ने। एक बार फिर बरेली में गूगल मैप की बड़ी गलती सामने आई है। गूगल मैप की गलती से एक कार सूखी हुई खाई नीचे गिर गई। देख रहे हैं आप, गाड़ी जा रही है सीधे और गूगल मैप ने ऐसा रास्ता बताया कि सीधे नीचे। गाड़ी सवार सभी युवक बरेली से पीलीभीत जा रहे थे। तभी गूगल मैप ने कार सवार लोगों को शॉर्टकट रास्ता दिखाया और इस रास्ते पर मौजूद पुलिस कुछ दिन पहले ही, दरअसल ये रास्ता टूटा था और लेकिन गूगल मैप पर इसका किसी तरह का अपडेट नहीं था। सुबह कोहरे की वजह से कार सवार लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह से कार सीधे पलटकर सूखी नदी में गिर गई। अगर नदी में पानी होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने देखा तो बरेली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला है। गाड़ी सवार सभी 3 युवकों को हादसे में हल्की चोटें आई हैं। इस हादसे ने एक बार फिर गूगल मैप पर सवाल उठा दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, बरेली में ही ये दूसरा हादसा हुआ है। या तो गूगल मैप में गड़बड़ है या गूगल मैप बरेली में गड़बड़ है। सुनिए एसपी क्या कहना है। तो एक 4 पहिया वाहन बरेली से पीलीभीत की ओर जा रहा था और कलापुर एक गांव पड़ता है थाना इज्जतनगर के अंतर्गत। वहां पर गूगल मैप पर उन्होंने देखा कि एक शॉर्टकट बताया जा रहा था। उस शॉर्टकट को लेते हुए वो नहर के रास्ते चले गए और गाड़ी नहर में उतर गई। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची सूचना प्राप्त होने पर और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। गाड़ी को ट्रैक्टर के माध्यम से नहर से बाहर निकाला गया। इसमें सभी प्रकार की कुशलता है। तो आप सुन रहे थे एसपी को। अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी से उसका इस्तेमाल करें। बहरहाल ये भारत की बात है, हमें इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ। भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी!